Hi everyone. Can you now hear my voice? Am I audible clearly? Yes. Okay. Yeah. Yes. Good morning, everyone. Firstly, welcome. I would like to welcome you all for the session named Backache Sabko Nahi Hota on the occasion of World Spine Day. 16th October is always celebrated as World Spine Day. And on this occasion, Precise Care Physiotherapy Clinic is here with a session and some remedies for back pain because I think भले हमने टाइटल में लिखा हो सबको नहीं होता है बट nowadays it is I think the prevalence is so high and everybody at least हमारे घर में एक या दो लोगों को तो होगा ही so that common it is and to settle or to know more about it or to have a good discussion we are having this session. My name is Dr. Nidhi Padave, co-founder of Precise Care Physiotherapy Clinic. Welcome you all for this session. This session will be taken by Dr. Saili Vakde, our consultant physiotherapist at Precise Care. Dr. Saili is specialized in musculoskeletal physiotherapy and has completed her post-graduation degree from MUHS Nashik. Additionally, she has also completed her certification course for Mulligan manual therapy, neurodynamic solutions, Pilates training, dry needling, and move kinesiotaping. Dr. Saili is a certified yoga teacher and practitioner along with the professional experience of treating patients in hospital setting. With profound knowledge of immediate post-surgical and functional rehabilitation of orthopedic and general conditions, she has rendered her service as COVID warrior during pandemic as well. Welcome, Dr. Saili. And Dr. Saili, now over to you. Thank you, Dr. Nidhi, for that kind introduction. सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको और थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर सेशन ऑन अ संडे मॉर्निंग. संडे सुबह उठ के आप सब आए हैं आज ये सेशन अटेंड करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू. आई एम अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट प्रिसाइज केयर क्लिनिक एंड वी जनरली टेक सच सेमिनार्स. हम ऐसे सेमिनार्स लेते रहते हैं. हमने आर्थराइटिस डे पे एक सेशन लिया था. This is just to make everyone aware of the issues that go on and how we can help them in these issues. ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए बैकएक सबको नहीं होता. आपने सोचा होगा कि टाइटल में सबको नहीं होता ऐसे क्यों लिखा है, जबकि बैकएक तो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा प्रेवलेंट इशू है, जैसे डॉक्टर निधि ने कहा, राइट. सो बैकएक मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स यानी मसल पेन, बोन पेन, इसमें सबसे ज्यादा यानी 50% इसका प्रेवलेंस है. हमारे पास क्लिनिक में हमेशा एक ना एक तो बैक पेन का इशू रहता ही है और हर एक बैक पेन हर एक पेशेंट का अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता है और उसे ट्रीट करने के लिए भी हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ती है. सो टू गिव यू अ लिटिल बिट ब्रीफ अबाउट दिस, हम बिल्कुल छोटे से इजी तरीके में आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे. तो अगर यू आर समवन हु हैज हैड बैक पेन ड्यूरिंग फॉरवर्ड बेंडिंग, आप आगे झुकते हो तो सडन जर्क लग जाता है और वो जर्क के बाद आऊ करके पेन जो आता है जो काफी टाइम तक रहता है. फिर उसके बाद एक्सर्शन के बाद, जैसे आज बहुत चल लिया, आज बहुत घूम लिया, आज बहुत काम कर लिया, उसके बाद होने वाला बैक पेन, किसी किसी को बहुत टाइम बैठ के या फिर प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के बाद होने वाला बैक पेन, तो किसी को सुबह उठते से बहुत ज्यादा स्टिफनेस. सो ये सारी चीजों को कंप्राइज करने वाला बैक पेन आज हम आपको समझाने वाले हैं. सो कैन एनीबडी पुट इन द चैट बॉक्स, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि ऐसा क्यों होता होगा, कि किस एनाटॉमिकल या बेसिकली आपके बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये होता होगा. क्विक 1-2 मिनट्स में अगर किसी को कुछ भी डालना है कुछ भी डाल सकते हो. मसल पेन, डिस्क पेन, दिस इज फॉर अस टू नो कि आपको क्या पता है आपके बैक पेन के बारे में. You can even unmute yourself and just speak out if chat is not a convenient option for you. Correct. कोई गिर गया था किसी ट्रॉमा की वजह से बैक पेन, कोई गाड़ी में बैठा था, रिक्शा में बैठा था, झटके की वजह से बैक पेन, कोई बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स में पढ़ाई की वजह से, बैड पोस्चर की वजह से होने वाला बैक पेन, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बैक पेन्स. Okay, 2 people have raised their hands. Unmute करके आप बोल सकते हो. Hi Saili, this is Mihir here.
Hi. And I think this is because of the bad road condition. मतलब रोड की कंडीशन खराब हो इसके लिए जो रोज बाइक से ट्रैवल करते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट आई माइट फील ऑफ द बैक पेन. करेक्ट. ठीक है, करेक्ट. सो जर्क रिलेटेड बैक पेन, कि ऐसा क्या होता है कि एक झटका लग जाता है और एक झटके की वजह से बॉडी में बैक पेन स्टार्ट होता है. सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. सो टू मूव फॉरवर्ड विद इट, हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक में जिसकी वजह से एक झटका भी इनफ होता है आपको बैक पेन देने के लिए. सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइन, तो आपकी स्पाइन में एग्जैक्टली क्या क्या है, तो उसमें बोन्स है. करेक्ट. अगर आप ये इमेज अच्छे से देखते हो तो वहां पे आपके पास सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सेक्रम और कॉकिक्स यानी जो आपका मंकी बोन रहता है, माकड हाड आपण मराठीत म्हणतो त्याला, ये जो बोन्स होते हैं ये आपको अपर बैक पेन, मिडिल बैक पेन, लोअर बैक पेन, ऐसे 3 अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. फिर आते हैं आपके मसल्स मैं आपको इस स्लाइड के बाद वापस बताऊंगी. फिर जो बोन्स के बीच में होती है लिगामेंट्स, जो उन बोन्स को साथ में खींच के रखती है ताकि आपको अगर गंदे रस्तों पर, खड्डे वाले रस्तों पर झटका लगे तो एकदम से हड्डी आगे पीछे ना हो जाए, उसको पकड़ के रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं. फिर आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड वो चीज होती है जिसकी वजह से आपके सारे फंक्शंस चलते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से ये नर्व्स निकलती है और नर्व्स जाके मसल्स को सप्लाई करती है और ये मसल्स आपको आपकी यूजुअल एक्टिविटीज या आपके मूवमेंट्स कैरी करने को हेल्प करते हैं. जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं बैक पेन के लिए तो हमारा टारगेट बेसिकली मसल्स होता है. हम मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं कि भले ही आपको बाहर से झटके लगे, आपको सडन मूवमेंट हो कुछ जिसकी वजह से एक झटका लग के आपके जो डिस्क है या फिर आपके लिगामेंट्स को कुछ तकलीफ होती है, तो मसल्स विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज अ नेचुरल कॉर्सेट, जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. एंटीरियर यानी वो मसल्स जो फ्रंट में होते हैं. जनरली सबको ये बिस्किट्स यानी एब्डोमिनल्स आप मूवीज में देखते हो उसी के नाम से पता होते हैं, राइट. बट हमारे लिए ये मसल्स, ये सारे मसल्स होते हैं और इन मसल्स को हम ट्रेन करने में आपकी मदद करते हैं. ठीक है. ये मसल्स आपकी हड्डियों के बहुत ज्यादा पास होते हैं और हड्डियों के बीच में समथिंग कॉल्ड एज सेगमेंटल स्टेबलाइजेशन, यानी 1, 2, 3 ऐसे जो हड्डियां एक साथ होती है उसको एकदम माइक्रो लेवल पे उसके पास अटैच होने वाले मसल्स को हम स्ट्रेंथनिंग करने में मदद कर सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद आते हैं पीछे के मसल्स यानी पोस्टीरियर मसल्स. ये आपके पीछे के साइड को अटैच करते हैं. इन्हें भी ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. अब ये मसल्स हम क्यों ट्रेन करते हैं, तो अगर आप ये इमेज देखते हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन को जनरली कॉर्सेट पहनने बोलते थे टाइटली. मेनली वो कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए रहते थे, बट इनका कहना है कि ये मसल्स एक नेचुरल कॉर्सेट क्रिएट करते हैं अराउंड आवर बॉडी. नेचुरल कॉर्सेट यानी जब भी किसी को बैक का तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत सारी रीजंस की वजह से जब बैक पेन में बाहर से एक बेल्ट दिया जाता है तो हम मसल्स को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि हमें उस बेल्ट की जरूरत ना लगे, हमारे मसल्स ही नेचुरली वो बेल्ट क्रिएट करे. और इसीलिए हम कॉर्सेट यानी मसल्स को कॉर्सेट बोल के एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं. अब ये मसल्स में प्रॉब्लम क्या होती है, वो या तो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और स्ट्रेच्ड हो जाते हैं, या तो बहुत टाइट और स्टिफ हो जाते हैं. और इसकी वजह से आपके बॉडी में ऐसे पोस्चरल चेंजेस होते हैं, आपका पोस्चर इस तरीके से बदल जाता है कि जो आपके नॉर्मल एक जो नॉर्मल एनाटॉमी है उससे वो थोड़ा हिल जाता है. और उसकी वजह से आपके हड्डियों के बीच होती है डिस्क, और बेसिकली हड्डियों के आसपास जो ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उन पे ज्यादा प्रेशर आके यही झटके वगैरह से होने वाले स्लिप डिस्क ऐसी तकलीफ हो सकती है. बेसिकली वो जो प्रेशर होता है वो डिस्क पे इंक्रीज होगा अगर आपके मसल्स में कोई भी इम्बैलेंस हो, मसल्स वीक हो, स्ट्रेच्ड हो, टाइट हो या फिर स्टिफ हो. हमारी एक्सरसाइजेस स्ट्रेंथनिंग यानी ताकत बढ़ाने और फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसे स्ट्रेच करने दोनों के आसपास रहती है. अब बहुत ही ज्यादा कॉमन कंसेप्ट आपने सुना होगा, लेमैन हमेशा कहता है स्लिप डिस्क, करेक्ट. तो ये स्लिप डिस्क होता क्या है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, मैंने आपको हड्डियों का फोटो बताया था और हड्डियों के बीच में यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का चीज दिख रहा है दैट इज योर डिस्क. ठीक है. डिस्क यानी आपके टैप के बीच में जैसे एक वॉशर होता है जो जो भी एक क्लीनिंग डिवाइस है उसको एक
फिक्स्ड रखता है, वैसे ही डिस्क की एक गद्दी है आपके हड्डियों के बीच में, जिसकी वजह से वो स्मूथ मोशन हड्डियों के बीच में क्रिएट कर सकेगी। अब ये डिस्क का प्रॉब्लम ऐसा है कि ये डिस्क किसी भी एक्सेसिव मोशन, ट्रॉमा या फिर एक ही टाइप का मोशन, जैसे कि आपके बैड पोस्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की वजह से पीछे की तरफ खिसक जाती है। जनरली पीछे की तरफ खिसक जाती है, कभी कभी आगे भी खिसक सकती है। तो अब उसके पीछे खिसकने की वजह से क्या होता है, उसके पीछे है ये येलो कलर की चीज जो है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। तो अगर वो एग्जैक्टली सीधा पीछे जाती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेस करती है, अगर वो साइड से पीछे खिसक जाती है तो वो नर्व्स पे प्रेस करती है। ये जो लाल चीज दिख रही है वो प्रेशर है जो वो नर्व पे क्रिएट करके, हम उसको हमारे मेडिकल लैंग्वेज में एक इन्फ्लेमेशन कहते हैं या फिर आप उसे सूजन कह सकते हैं। बट ये जो नर्व पे प्रेशर आता है उसकी वजह से आपको बैक पेन के साथ पैर में जाने वाला दर्द हो सकता है या फिर नेक पेन के साथ हाथ में जाने वाला दर्द हो सकता है। सो डिस्क, इसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये है कि डिस्क कहाँ पे प्रेशर देती है और कैसे प्रेशर देती है। तो लेमैन जिसे स्लिप डिस्क कहता है, इसे हम लंबार डिस्क हर्निएशन कहते हैं या फिर सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन कहते हैं। इसके अलावा देयर आर अदर कंडीशंस जिसके लिए हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, जिसके लिए हमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा टीबी जो कि लोगों को लंग्स में होता है वो स्पाइन में भी होता है, और वो टीबी स्पाइन की वजह से इतना मतलब पैरालिसिस जितना बुरा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो कि डिस्क में हो सकते हैं, जो कि बोन में हो सकते हैं, और जिसकी वजह से सेम पैरालिसिस जैसे कंडीशंस हो सकते हैं। जो मैंने अभी आपको डिस्क समझाया जो पीछे की तरफ जाती है, वो इतनी पीछे चली जाती है कि उसका वापस नॉर्मल पोजीशन में जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसे कहते हैं एक्सट्रूशन ऑफ डिस्क। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज, या पॉट स्पाइन, करेक्ट। स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज या फिर स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजुरीज या तो ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, जैसे आपने सुना होगा कि एक्सीडेंट के बाद किसी को पैरालिसिस हो गया, या फिर बोन ब्रेक होने की वजह से, रीढ़ की हड्डी का बोन ब्रेक होने की वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर देके उसकी तकलीफ हो गई, या फिर ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं हम उसको मेडिकल लैंग्वेज में। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड इन्फेक्शन हो सकता है जहाँ पे कॉर्ड के इन्फेक्शन की वजह से नर्व्स और उसके नीचे की कॉर्ड को तकलीफ होके आपके सारे नर्व्स और मसल्स के फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। अब ये मैंने क्यों समझाया, बिकॉज ये आपके सारे रेड फ्लैग्स है। दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर कि आपको इमीडिएटली एक मेडिकल प्रोफेशनल को सीक करना है। ये आपका नॉर्मल बैक पेन नहीं है, ये वो बैक पेन नहीं है जो सबको होता है। अगर आपको बॉवल ब्लैडर सिम्टम्स है, यानी आपको यूरिनेशन या डेफिकेशन, टॉयलेट में किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही है, आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हो बहुत टाइम तक, अगर आपको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है यानी आपको वीकनेस हो रहा है, आपको स्टेयर्स चढ़ने में तकलीफ हो रही है, शायद कोई एसोसिएटेड पेन भी ना हो बट स्टेयर्स चढ़ने में तकलीफ है, आपका फुट जो है वो ड्रॉप कर रहा है, यानी कोई कोई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं उनकी चप्पल उनके पैर से निकल जाती है, उन्हें समझ में भी नहीं आता, वो जब चलते हैं तो वो पैर घिसट के चलते हैं। शिवल्ली जो आपने मूवी देखी रहेगी, उस सॉन्ग में पैर घिसट के जो वो चलते हैं, सिमिलर सिचुएशन जहाँ पे फुट ड्रॉप होके पैर घसीटना पड़ता है। किसी किसी को बैलेंस इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका कोर जो है वो इतना वीक होता है कि उनके बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाता और उनका बैलेंस जाता है। किसी किसी को इतना ज्यादा नाइट पेन होता है कि वो चाहे पैरासिटामोल खा ले, कोई भी तरीके का पेन मेडिकेशन या एनाल्जेसिक खा ले, उनको उससे रिलीफ होती ही नहीं है और उनका पेन बढ़ते रह रहा है। किसी किसी को एब्सेस, स्वेलिंग या पस जैसा है बैक के यानी रीढ़ की हड्डी के पास में। किसी को फॉल हो चुका है, कोई इतनी बुरी तरीके से गिर चुका है कि उसका उठना भी मुश्किल हो, या इन सम सिचुएशंस फॉल भी नहीं होता है फिर भी उठना मुश्किल हो जाता है, या फिर एसोसिएटेड किडनी और गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस हो। तो कभी कभी किडनी स्टोन या फिर गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस यानी फीमेल्स को स्पेशली यूटेराइन इशू, यूटेरस से रिलेटेड इश्यूज की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। तो ये सारे सिचुएशंस में आपको सबसे पहले एक मेडिकल प्रोफेशनल की मदद लेनी है, इससे पहले कि आप उसको खुद ट्रीट करने की कोशिश करें, बिकॉज दीज आर ऑल रेड फ्लैग्स, दीज आर साइंस कि अभी आपको मेडिकल हेल्प की ही जरूरत है। ठीक है, इसके बाद और एक कंडीशन है जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां होती है, इन जनरल बैक में ही नहीं होता है ये, बट बैक सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन्स होते हैं बहुत वीक और पोरस हो जाते हैं। आपकी जो बोन डेंसिटी होती है
डेंसिटी सब समझते हैं, कोई चीज कितनी ज्यादा डेंस है, भारी है, वो बोन डेंसिटी कम हो जाती है बहुत ज्यादा, और इतनी की बोन्स इतने ब्रिटल होते हैं कि उठते बैठते तक हड्डियां टूट जाती है। तो स्मॉल फॉल्स की वजह से रिस्ट का फ्रैक्चर, बैक का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। ये यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल वेमेन में, मेनोपॉज होने के बाद औरतों में, या फिर बेसिकली किसी भी सिनाइल यानी ओल्ड मेन और वेमेन में होता है। इसमें फॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिरने के बहुत थोड़ा सा गिरने के बाद भी कंप्रेशन या फिर बर्स्ट फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो अगर आप ये फोटो में देखते हैं तो यहाँ पे ये बर्स्ट फ्रैक्चर है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको सबसे पहले एक मेडिकल हेल्प लेनी है। ऑस्टियोपोरोसिस, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे अभी वापस आ रहा है, तो उसके लिए भी हम पोस्ट और थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इसको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करें, इतना इजी और काफी वास्ट टॉपिक है ये। फिर ये सब बताने का मेन आपको रीजन इसलिए है क्योंकि जब हमें किसी भी टाइप का पेन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ इंजुरी बोलो या जनरली ऑल्सो, तो आप एक फियर अवॉइडेंस बिहेवियर पैटर्न में चले जाते हो। अब फियर अवॉइडेंस बिहेवियर क्या होता है? मुझे हुई इंजुरी तो मुझे आ गया उससे पेन, ठीक है। पेन इतना ज्यादा बुरा है कि मैं सिर्फ बुरी चीजें सोचती हूँ उसके बारे में, कि मुझे बैक पेन हो रहा है, मुझे तो बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने, पर मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ बेड से, मैं वापस चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी, मैं वापस अपने नॉर्मल एक्टिविटीज कर पाऊंगी। जो ऑफिस जाते हैं वो सोचेंगे मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, मेरा तो खाना पीना मेरे ऑफिस पे है, एम्प्लॉयमेंट मेरे ऑफिस पे है। काफी फिजियोथेरेपिस्ट को भी बैक पेन होते हैं। सो बेसिकली आप एक कैटास्ट्रोफाइजिंग बिहेवियर में चले जाते हो, आप डर जाते हो कि अभी मेरा क्या होगा, अगर मैं वापस फॉरवर्ड बेंडिंग करती हूँ और मुझे वापस वो दर्द होता है तो अब मैं क्या करूंगी। तो इसीलिए आपको एक पेन रिलेटेड फियर बैठ जाता है। ये पेन रिलेटेड फियर आपको वही मूवमेंट अवॉइड करने के लिए मजबूर कर देता है। आप हाइपर विजिलेंट हो जाते हो, आप डर जाते हो कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे, आप फिर वो पेन में चले जाओगे, आपको फिर से बेड रेस्ट करनी पड़ेगी। और डॉक्टर्स जनरली कहते हैं कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग मत करो, आप नीचे से चीजें नहीं उठाओ। हमने पेशेंट्स देखे हैं जो 10-15 साल से फॉरवर्ड बेंडिंग कर ही नहीं रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो ऐसा करना? मतलब कोई कंप्लीटली अवॉइड कर देता है एक मूवमेंट, तो इसे ही हम फियर अवॉइडेंस बिहेवियर कहते हैं। अब वो मूवमेंट अवॉइड करने से ये तो सही है कि आपको शायद वापस इंजरी ना हो, बट आपने वो मूवमेंट अवॉइड की, इसकी वजह से आपके मसल्स में इतना इम्बैलेंस हो गया कि छोटे छोटे झटकों से भी आपकी स्पाइन बहुत वीक हो जाती है, मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, छोटे से झटके से भी आगे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अब फियर अवॉइडेंस बिहेवियर को अवॉइड करने के लिए या उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपको बोला गया था कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, दैट इज ड्यूरिंग योर पीरियड ऑफ पेन। उसके बाद आप स्लो और ग्रेजुअली वो मूवमेंट को इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू कामत सर। या आई जस्ट कंटिन्यू। सो उसके लिए आप बेसिकली आपकी मूवमेंट ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे। आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो जाएंगे ही, आप प्रॉपर सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम लेंगे। हम धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग भी आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम में ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप कैसे मूवमेंट्स करोगे ताकि आपको वही पेन नहीं आए, उसको अवॉइड करके भी आप मूवमेंट कैसे कंटिन्यू कर सको ताकि आपके ब्रेन को ये सिग्नल ना पहुंचे कि वो मूवमेंट मेरे से होती ही नहीं है, बिकॉज ब्रेन वो फिर से फियर अवॉइडेंस पैटर्न में चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगर मुझे आगे झुकना है तो मैं हिप हिंज करूंगी। कैसे इस इंसान ने बटक्स को बाहर निकाला है, इंस्टेड ऑफ बेंडिंग फ्रॉम द स्पाइन एंड क्रिएटिंग अ हंच क्रिएट करने से ज्यादा इन्होंने अपनी स्पाइन स्ट्रेट रख के यू नीचे झुकने की कोशिश की है। करेक्ट। फिर अगर मुझे कुछ चीज है जो नीचे से उठानी है तो मैं नीचे झुकने से अच्छा पूरी तरीके से नीचे बैठूंगी, फिर वो चीज उठाऊंगी, फिर खुद को सीधा करके उठूंगी। इससे अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग वाले इश्यू से पेन नहीं होगा एंड मेरी एक्टिविटी भी रिटेन रहेगी। थर्ड थिंग, सेम, अगर मुझे नीचे बेंड करना है, मेरे पास आजू बाजू कुछ भी है, चेयर है, टेबल है, कुछ भी सपोर्ट लेने के लिए है, मैं उसका सपोर्ट लेके धीरे से नीचे लंज करके या फिर नी से बेंड करके नीचे बैठूंगी, उसको उठाऊंगी। ये नहीं कि आगे झुक के बैक को एक कर्व देके करूं। जैसे जैसे आप ये एक्टिविटीज करते हो आपको पता चलने लग जाएगा कि मेरी बॉडी फॉरवर्ड बेंडिंग कर पा रही है। फॉरवर्ड बेंडिंग तो बस एक एग्जाम्पल है जो हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, बट वही ये फियर अवॉइडेंस पैटर्न को, बिहेवियर को आप पैटर्न में नहीं फिट करने के लिए क्या चीजें करनी है ये बताने के लिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड।
अब आपको बैक पेन है तो उसका रेमेडी भी तो होना चाहिए. अभी आपको बैक पेन हो गया, इनिशियली आपको मेडिकेशंस दिए गए क्योंकि आपको एक्सक्रूशिएटिंग बैक पेन था, आपको उसके साथ डील करना था. तो फर्स्ट आता है आपका मेडिकेशंस. फिर आता है सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम. अब हर बार बैक पेन होता है तो एक्सरसाइज करना जरूरी है क्या? तो हम कहेंगे यस, इट इज नेसेसरी, बिकॉज व्हाट हैपेंस रियली इज, जैसे मैंने कहा, आप फियर अवॉइडेंस में चले जाते हो, आपके मसल्स में वीकनेस होना, मसल्स में टाइटनेस, स्टिफनेस होना, और वो प्रॉब्लम बस एक तरीके से साइडलाइन हो जाती है जो आपने सिर्फ मेडिकेशंस लिए और वहीं पे स्टॉप कर दिया. आपका बैक पेन ओरिजिनली जिस प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, डिस्क, जो भी प्रॉब्लम है, जो उसका रूट कॉज है, जिसकी वजह से हुआ था, उसकी वजह से वो, उसका हमने रूट कॉज ट्रीट ही नहीं किया, सो कंप्लीटली जाता नहीं है. सो कहीं ना कहीं वो एक पैटर्न आपके ब्रेन में फिक्स रहता है और अगली बार शायद आप वो मूवमेंट करें या शायद वैसा ही कुछ करें तो आपको पेन होता ही है. सो उससे अच्छा आप एक सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम सीख सकते हो. वो एक्सरसाइजेस अपने डेली रूटीन में डाल सकते हो जहाँ पे आप 10 to 20 मिनट्स एवरीडे एक्सरसाइज करोगे, 10 to 20 मिनट्स ऑफ स्ट्रेचेस करोगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, स्ट्रांग रहती है. फिर स्लीप और लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्लीप अफेक्ट होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं. लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज आजकल आप कुछ भी गूगल कर लो, प्रॉब्लम, स्ट्रेस इज ऑलवेज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज स्ट्रेस आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स क्रिएट करता है, ऐसे मीडिएटर्स को जनरेट करता है जिसकी वजह से सारे ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, यानी जो मैंने अभी कहा, जो भी प्रॉब्लम्स है वो एग्जैजरेट होते हैं, वो एग्रीवेट होते हैं. और इसीलिए स्लीप और लाइफस्टाइल चेंजेस इंटैक्ट होना, करेक्ट होना बहुत जरूरी है. And weight loss. Why weight loss? Because generally with excessive weight comes a protuberant, यानी बड़ा एब्डोमेन. वो बड़े एब्डोमेन की वजह से हम एक कंडीशन बोलते हैं लॉर्डोसिस, यानी जो स्पाइन होता है उसका कर्वेचर इंक्रीज होना, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं. और इसकी वजह से जो मैंने आपको अभी डिस्क समझाई, वो डिस्क पे आने वाले प्रेशर्स इंक्रीज होते हैं. सो प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर दैट वेट कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वेट कंट्रोल करोगे तो उसके लिए आप जनरली कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, जिसको हम बेसिकली वॉकिंग, जॉगिंग, ये सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो. अब आपको बैक पेन हो रहा है तो आप जॉगिंग नहीं करोगे, आप बेसिक वॉकिंग भी करते हो तो आपके डिस्क के न्यूट्रिशन के लिए वो बहुत अच्छा है. ठीक है. फिर ये थोड़े बेसिक exercises है that we got your back. These are some basic stretches that you can do in your daily life. आपने देखा होगा, आप कोई भी YouTube वीडियो पे जाओगे, आप जनरली ये स्ट्रेचेस देखोगे. ये जो सबसे पहला स्ट्रेच है वो कैट कैमल है. एक कॉन्वेक्स हंच को क्रिएट करना और फिर एक कॉनकेव हंच को क्रिएट करना. फिर ये जो सुपाइन ट्विस्ट, सो सीधा सो के जो ट्विस्ट करना आपके स्पाइन को. फिर ये चाइल्ड पोज है, थर्ड वाली इमेज, जिसमें आप आपके पूरे बैक के मसल्स को अच्छा स्ट्रेच देते हो. फिर नी को चेस्ट की तरफ लेना और दोनों नीज को चेस्ट की तरफ लेना. ये कुछ बेसिक स्ट्रेचेस है जो आप एवरीडे मॉर्निंग उठने से पहले अगर करते हो तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है. वो जो मॉर्निंग स्टिफनेस वाले इश्यूज है वो काफी हद तक कम होते हैं. This is when you have a general back problem or you have no problem at all, and this is just to maintain your flexibility. If you have an ongoing back problem और उसके जो symptoms है, signs है, वो हमने जो पहले डिस्कस किए उससे रिलेटेड है तो आप सबसे पहले एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प सीख करेंगे. ओके. अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वो है सिटिंग जॉब. मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स में सबको पूछना चाहूंगी कि विच वन आर यू. आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे सारे बहुत सारे डेस्क प्रोफेशनल्स हैं. इफ नहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई अपने फोन को देखता है, कोई टीवी देखता है बैठ के. तो विच वन ऑफ यू इज दिस, मतलब विच वन आर यू, इफ यू कुड जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स. हमें ये बोरिंग सेशन नहीं रखना है, हमें थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन रखना है. हाउ डू यू सिट व्हेन यू वर्क इज आवर क्वेश्चन. चलो चलो फटाफट, इतना डिफिकल्ट कुछ पूछा नहीं है. The leaning back one, the down middle one. Most of The down time middle one. I try to do that or slouch. Yeah, yes. The first one. Okay. Yes. All right. Thank you, ma'am. Mihir says curved back. Okay. Anybody else? How do you sit, Dr. Nidhi? Curved back. Always. It is so wrong. Curved back. Okay. Fine. So यहाँ पे फर्स्ट इमेज में दिया है प्रॉपर सिटिंग पोस्चर. सो इट्स नॉट हाउ मच यू सिट बट हाउ
यू सिट। तो इनका कहना है कि ये इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं मेरा तो डेस्क जॉब है, मैं 12 घंटे बैठता हूँ। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ज्यादा टाइम बैठते हो, ऑफ कोर्स पड़ता है क्योंकि वो आपका डेली लाइफ का एक शेड्यूल हो गया है, बट आप कैसे बैठते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने गुड सिटिंग पोस्चर बोला और बैड सिटिंग पोस्चर बोला, बट हम भी एज फिजियोथेरेपिस्ट जानते हैं कि सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ गुड सिटिंग पोस्चर इज वेरी डिफिकल्ट. आई कांट ऑलवेज सिट लाइक दिस स्ट्रेट एंड माय शोल्डर्स बैक एंड माय बैक एंड स्पाइन इरेक्ट. रीढ़ की हड्डी सीधी रख के हम कितनी ही देर बैठ सकते हैं, करेक्ट? अच्छा, जो ये बैक वाली इशू है वो सिर्फ बड़ों को नहीं होती या सिर्फ बूढ़ों को नहीं होती, बच्चों से स्टार्ट होती है. बच्चे अपना पोस्चर कैसे रखते हैं वही से, आपके चाइल्डहुड से आपके बैड सिटिंग पोस्चर और पोस्चरल पैटर्न्स होते हैं. तो इसीलिए हम छोटे थे तब याद है जब हम डेस्क पे बैठते थे तो टीचर्स बोलते थे कि ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो. क्यों? क्योंकि यही से आपके सारे बैड पोस्चरल पैटर्न स्टार्ट करते हैं. सो स्पेशली आजकल तो एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटाइज्ड, हम सब कुछ ही फोन पे कंप्यूटर्स पे करते हैं. तो यहाँ पे जो आप लेफ्ट साइड पे छोटी इमेज देख रहे हो नीचे की तरफ, उसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं. वो सीधे स्पाइन में ऐसा कर्वेचर क्रिएट होता है, साइड कर्वेचर, और ये बच्चों से शुरू होता है, इसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं. सो टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज इश्यूज यू शुड मेक श्योर दैट यू ट्रेन योर मसल्स. आप आपके मसल्स को ऐसे ट्रेन करो कि भले ही पूरे टाइम नहीं, लेकिन वो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको ये एक याद दिलाए कि ओके मुझे अब सीधा बैठना है, एंड आपको वो सीधा बैठने के लिए अलाउ भी करे, इतने स्ट्रांग हो. ठीक है? सो अगर आप ये इमेज देखते हो, दिस इज योर रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, जहां पे आप देख रहे हो आप एज ऑफ द सीट पे बैठे हो, एक पैर पीछे की तरफ, एक पैर आगे की तरफ. अब जो पीछे की तरफ पैर है उसके ऊपर तो बहुत प्रेशर आने वाला है. एज ऑफ द सीट पे बैठे हो तो सीट पे भी सही प्रेशर नहीं है, बैक पूरा कर्व्ड है, स्क्रीन नीचे की तरफ है. स्क्रीन हमेशा आपके आई लेवल पे होनी चाहिए ताकि आप नेक से ही बेंड करना स्टार्ट ना करें. उसके बाद इसके एल्बोज भी सपोर्टेड नहीं है. अगर एल्बोज सपोर्टेड नहीं है तो शोल्डर्स पे प्रेशर आने वाला है. ज्यादा से ज्यादा जितने हम बैक पेन के इश्यूज देखते हैं या नेक पेन के इश्यूज देखते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनका कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप सही पोजीशन में नहीं है. ergonomic करेक्शन इसे कहा जाता है. ergonomic करेक्शन विल ऑलमोस्ट क्योर से 40 to 50% ऑफ योर इश्यूज, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में, आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो लेकिन आपको लॉन्ग रन में ज्यादा टाइम ऑफ द डे इस पोजीशन में बैठना है. तो आप इस पोजीशन को कैसे करेक्ट करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है. ergonomic कंसिडरेशन या ergonomic करेक्शन ये बहुत अगेन वास्ट चीज है. अगर आप हेल्प चाहते हैं तो हमें सीख कर सकते हैं. वी कैन हेल्प यू सिट इन अ प्रॉपर सिटिंग पोजीशन. अब सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, ये भी एक न्यू कंसेप्ट है. यानी आप बहुत ज्यादा देर बैठ रहे हो तो उसके जो बैड इफेक्ट्स है वो स्मोकिंग जितने ही बैड है. तो इसीलिए आप स्टैंडिंग डेस्क भी ऑप्ट कर सकते हो. आजकल और एक नई चीज आई है, जहाँ पे ये खड़े हैं वहां पे नीचे ट्रेडमिल जैसी एक चीज आती है जो चलती रहती है. सो यू कैन वर्क ऑन योर लैपटॉप एंड यू कैन कीप वॉकिंग ऑल्सो. बट स्टैंडिंग डेस्क इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव. काफी फॉरेन कंट्रीज में ऐसे डेस्क होते हैं जो आपको बैठने को भी अलाउ करते हैं और फिर वो खड़े हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, एंड यू कैन स्टैंड फॉर सम टाइम एंड वर्क ऑल्सो. Okay, so again, this is how the sitting posture should be. Your eyes should be at level with the monitor. आप हो सके तो आप लोअर बैक के नीचे एक फोल्ड रख सकते हो जिसकी वजह से आपकी बैक स्ट्रेट रहे, आपके शोल्डर्स पीछे रहे, आपके एल्बो सपोर्टेड रहे, आपके रिस्ट भी सपोर्टेड रहे, ताकि रिस्ट पे बार बार कंटिन्यूसली प्रेशर ना आए कीबोर्ड यूज करने की वजह से. अगर आप देख रहे हो यहाँ पे वो कंप्लीटली सीट के एज पे बैठे हैं ताकि वो बैक सीट पे इक्वलाइज्ड प्रेशर आ रहा है. दोनों नीज नीचे है. कभी कभी आप नीचे एक स्टूल जैसे भी रख सकते हो ताकि अगेन प्रेशर चेंज होता रहे पैरों पे. ठीक है, मैंने बहुत इजीली वेग तरीके से फटाफट बता दिया है एक बेसिक सिटिंग पोस्चर कैसे रहता है. नाउ इफ यू आर समवन जो काफी सिटिंग स्ट्रेचेस में, सिटिंग जॉब में है और काफी टाइम तक बैठता है तो हम थोड़े से स्ट्रेचेस करेंगे. सो आई विल गिव 5 minutes टू एवरीवन टू गेट अ चेयर. एक चेयर लेके आओ आपके सामने और मेरे साथ ये स्ट्रेचेस करो. ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes. I'll stop sharing the screen. So it's not a सिर्फ लेक्चर या हम पढ़ाने यहाँ नहीं आए हैं. We'll do the exercises together ताकि हमें याद रहे. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि once the patient step in,
जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर निकलते हैं वो भूल जाते हैं. दैट इज द रीजन वी ईदर गिव देम इन राइटिंग और वीडियो बना के या ऐसे कुछ. तो सम व्हेन वी डू इट वी रिमेम्बर इट. सो लेट्स डू ताकि हमें याद रहे. So, फटाफट जाके एक चेयर लेके आ जाइए या यू जस्ट प्लेस द कैमरा वेयर यू कैन डू, मतलब वी कैन सी यू डूइंग. और कैमरा अगर हो सके तो चालू रखिए. ऑल्सो अगर कुछ नहीं जम रहा है या इट्स वेरी इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, सो वी विल बी अपलोडिंग इट ऑन यूट्यूब. तो कभी भी आप जाके वो पूरा ये सेशन सुन सकते हो, देख सकते हो, वापस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट अभी के लिए फिलहाल जस्ट डू इट विद अस सो दैट आपको याद रह जाए. ओवर टू यू डॉक्टर साइली. Thank you, Dr. Nidhi. Just pin my video so that they can see this one. Oh no, they have to pin you. So everybody Okay. just need to tap on the Dr. Saili का screen so that Dr. Saili आपको बड़े screen पे दिखे. I think I'll just end this way. Yeah. Now if they don't pin me also they'll see me. ठीक है? Okay. So सबसे पहले आप बहुत देर बैठे हो. First thing that you'll do is make your spine erect. सबसे easy तरीका योगासन में ताड़ासन बोलते हैं इसको. ताड़ासन के लिए खड़े रहना जरूरी नहीं है. दोनों हाथों को यूं ऊपर करके क्लेंच करके स्ट्रेच कीजिए. नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखेंगे. ठीक है? एंड वील काउंट टिल 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. ऑलराइट. इसके बाद क्योंकि आप यूजुअली इसी पोस्चर में बैठे रहते हो, काम यही कर रहे हो, खाना बना रहे हो तो भी यही पोस्चर में बैठे हो, यही पोस्चर में काम कर रहे हो, तो यहाँ के मसल्स, चेस्ट के मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं. तो उसको स्ट्रेच करने के लिए दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखेंगे. एल्बोज को बाहर पुश करेंगे. आप साइड व्यू भी देख सकते हो. ये मैंने हाथ ऊपर रखे, ये मैंने पीछे पुश किए. एंड यू विल स्ट्रेच एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. All right. Now sitting. आपकी जो बीच वाली हड्डी होती है, मिड बैक रीजन. ठीक है? बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको उस रीजन में बहुत पेन होता है. सेम बिकॉज आप हमेशा ऐसे बैठे रहते हो, ये मसल्स टाइट और पीछे के स्ट्रेच होके वीक हो जाते हैं क्योंकि उनको तो कोई काम ही नहीं करना. ये नहीं कि आप खुद को टाइट कर रहे हो. तो इन मसल्स को टाइट या फिर उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो आपको शोल्डर्स को पीछे स्ट्रेच करे, हम जो मसल्स का काम कराएंगे उसके लिए मैं साइड व्यू दे रही हूं. अगर आपकी चेयर है और आपके अपर बैक तक चेयर आ रही है तो आप पीछे थोड़ा लीन हो जाए. दोनों हाथों को यूं आपके शोल्डर्स पे रखे. ओके? थोड़ा लीन होगे पीछे और पीछे जाएंगे. एल्बोज ऊपर की तरफ. दिस फील्स सो गुड. ऊपर जाके एक पॉज लेंगे. 1 2 3 4 5 एंड स्लोली कम डाउन. Got it? We'll repeat it 2-3 times. See? Breathe in and go up. This feels so good. Slowly come down. अब जिनको एक्टिव नेक इश्यूज है, जिनको नेक ऊपर वगैरह देखते वक्त तकलीफ होती है, आप सिर्फ थोड़ा ऊपर जाए विद इन योर पेन टॉलरेंस और वापस नीचे. याद रखिए आप एक्सरसाइजेस खुद से कर रहे हो, हमारे सुपरविजन में नहीं. सो प्लीज आराम से कीजिए. ओके? नेक्स्ट इज कीपिंग बोथ योर हैंड्स ऑन द शोल्डर एंड नाउ यू विल रोटेट योरसेल्फ. ठीक है? सो एक बार मुझे देखिए, फिर आप फॉलो कीजिए. अब ये अपर बैक को रोटेट करना है तो पूरा स्पाइन ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है. एंड स्लोली कम बैक. इसको आप ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हो. सो ब्रीद इन, go towards the left, normal breathing over here and slowly breathe out. Come back to the center. फिर से रिपीट करेंगे. Breathe in, go to the right.
breathe out, slowly come back to the center. Breathe in, go to the left, slowly come back to the center. Alright, ये हो गए रोटेशंस अपर बैक के लिए. यही रोटेशंस अगर आपको लोअर बैक के लिए भी करने हैं तो आप एक हाथ चेयर के यानी लेफ्ट हैंड है तो चेयर के राइट साइड पे रखेंगे, राइट हैंड चेयर के पीछे को पकड़ के स्पाइन को पूरी तरीके से ट्विस्ट करेंगे ताकि आपकी स्पाइन 90 डिग्रीज टर्न हो जाए. जितना आप टर्न कर सकते हो, होल्ड दैट पोजीशन, ब्रीथ आउट एंड कम बैक. डिफरेंस बिटवीन टू ट्विस्ट इज कि पहले वाला अपर बैक को था, नीचे वाला अपर एंड लोअर बैक दोनों ट्विस्ट करेगा. राइट हैंड को लेके लेफ्ट की चेयर की तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड आप चेयर को पीछे पकड़ोगे, ट्विस्ट करो 1 2 3 4 5, स्लोली ब्रीथ आउट एंड कम बैक. तो अब तक हमने पूरा स्पाइन स्ट्रेट किया, हमने चेस्ट के मसल्स को स्ट्रेच किया, हमने अपर बैक को ट्विस्ट किया, हमने लोअर बैक को ट्विस्ट किया. अभी जिनका बहुत आवर्स तक सिटिंग जॉब रहता है, अभी आपको बैठे बैठे 5 मिनट का ब्रेक लेना है और आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, तो आप क्या करोगे? आप बैठे बैठे दोनों हाथों को यूं सामने की तरफ रखो, ओके, और आपको सीधे ऊपर उठना है, वापस नीचे बैठना है. ठीक है, हाथों को सामने रखो, सामने देखो, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखो. सिट टू स्टैंड, स्लोली गो डाउन. किसी किसी को अगर ये तकलीफ होती है, आप हाथ यहाँ रख के सपोर्ट लेके भी ऊपर आ सकते हो एंड वापस नीचे बैठ सकते हो. किसी किसी को वो भी डिफिकल्ट हो रहा है तो साइड में या सामने डेस्क या चेयर का सपोर्ट लेके उठो, बैठो. ठीक है, 10 टाइम्स करेंगे हम. चलो, 4 एंड 6. अगर आप देखते हैं तो मैं पूरा ऊपर उठती हूँ, फिर मैं हिप्स को पहले पीछे पुश करती हूँ और फिर स्लोली नीचे बैठ रही हूँ. अगेन किसी को नी इश्यूज है, एग्जिस्टिंग बैक इश्यूज है तो संभाल के करिए. 7 and sit. 8 and sit. 9 and sit. One last time. 10 and sit. देख रहे हो, इतना सिंपल 5 मिनट बेसिक एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत स्वेटिंग होता है, विच मीन्स अगर आप दिन में 1-1 घंटे का ब्रेक लेके आपके 5-6 घंटे के सिटिंग में 10 बार भी उठते हो तो ऑलमोस्ट आपने 100 सिट टू स्टैंड्स किए हैं. एंड सिट टू स्टैंड इज अ ग्रेट एक्टिविटी फॉर योर बटक्स, क्योंकि आप इतनी देर बैठे हो, बटक्स के जो मसल्स हो जाते हैं ना, इनहिबिट हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं उनको कैसे एक्शन करनी है. वो कंप्लीटली नहीं बोल सकते, बट काम करना काफी हद तक कम कर देते हैं. वो बॉडी को सपोर्ट करना, जो कि सिटिंग से खड़ा करना या फिर स्टैंडिंग में एंटी ग्रेविटी मसल या फिर आपका पोस्चर मेंटेन करना, उसमें वीक हो जाते हैं. तो इन मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने ये सिट टू स्टैंड किया है. सो अगर आप ये हर 1 घंटे में 5 मिनट भी करते हो तो आप कितना फायदा कर रहे हो आपके बॉडी के लिए. फिर उसके बाद बैठ के ही जिनको नी का इशू है, नी में बेंडिंग में वगैरह इशू है, वो बस देखिए. ओके, आपको नी उठा के आपके पैर पे ऐसे रखना है. ऑलराइट, अभी इसी पोजीशन में सबसे पहले आपके नी को नीचे पुश करो तो आपके इनर थाई मसल्स को स्ट्रेच आ गया. अब जिनको ये कंफर्टेबल है, ठीक है, वो लोग स्लोली बेंड फॉरवर्ड करेंगे, बट मैं साइड से बताती हूँ आप कैसे बेंड फॉरवर्ड करोगे. सो मैंने पैर ऊपर रखा, आपने देख लिया सामने से कैसे रखना है. फिर दोनों हाथों को यूं पकड़ के आप हिप आपके बैक में एक कर्व क्रिएट करके फिर नीचे की तरफ जाएंगे. तो आपको जो बटक्स है, जो नी आपने बेंड करके रखी है ना दूसरे पैर पे, उस नी के उस बटक्स में आपको प्रेशर फील होगा, उसमें वो स्ट्रेच फील होगा. जितना नीचे झुक सकते हो, होल्ड दैट पोजीशन फॉर 10 काउंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. सामने से बताती हूँ एक बार. पैर को फोल्ड किया, दूसरे पैर पे रखा, लेफ्ट कर रही हूं मैं अभी. मेरा लेफ्ट बटक मुझे स्ट्रेच फील करना है.
मैंने बैक स्ट्रेट की, शोल्डर्स पीछे के, मैंने धीरे से सामने बेंड किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड कम बैक. इफ यू फील फॉरवर्ड बेंडिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू, जस्ट इस पोजीशन में अपने नी को नीचे प्रेस कीजिए. आपको ऑलरेडी स्ट्रेच फील होगा. होल्ड दैट पोजीशन फॉर 10 काउंट्स. स्लोली रिलैक्स. गॉट इट? ये अगेन बटक्स के साइड के मसल्स के लिए. अब आप बोलते हो कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग इन स्टैंडिंग दर्द देता है, करेक्ट? तो आप इसके इंस्टेड एक चीज स्टार्ट कर सकते हो, विच इज सिटिंग. दोनों हाथों को अपने थाइस पे यू रखोगे, ठीक है? धीरे से हाथों पे प्रेशर मेंटेन करके नीचे जाओगे. अब मुझे फील हो रहा है कि मुझे इधर ही बैक में पेन या स्ट्रेच आ रहा है, मैं यहीं से वापस पीछे आऊंगी. मुझे लग रहा है मैं आगे जा सकती हूँ, तो मैं दोनों हाथों को थाइस पे रख के आगे की तरफ जाऊंगी. ये पोजीशन में 5 सेकेंड्स वेट. 1 2 3 4 5 एंड कम बैक. फिर से करेंगे. दोनों हाथों पे प्रेशर. स्लोली बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड, बेंड फॉरवर्ड. गो अप टू द पॉइंट ऑफ पेन या फिर स्ट्रेच टॉलरेंस एंड कम बैक. ऑलराइट, ये हो गया फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए. इसके साथ ही वापस आप खड़े होके, आप बहुत देर से बैठ रहे हो, आपने खड़े रह लिया, साइड में थोड़ी सी जगह है, दोनों हाथों को यू अपने बैक पे रखो, ठीक है? धीरे से पीछे पुश करेंगे. सी इफ दिस इज पेनफुल. इफ इट इज पेनफुल, डोंट डू इट. अगर पेन नहीं है, पीछे जाके 5 सेकेंड्स होल्ड. 2 3 4 5 एंड स्लोली कम बैक. 2 more times. Go some पीछे की तरफ. Take a break. Slowly come back. एक लास्ट स्ट्रेच बता रही हूँ जो आप डेस्क पे बैठ के भी कर सकते हो. सो ये मेरा डेस्क है सामने, ठीक है? दोनों हाथों को सीधे रख दिया. वन इज मैंने स्पेस क्रिएट किया है कि मेरा हेड नीचे जाएगा, ठीक है? दिस इज अगेन फॉर योर अपर बैक. नीचे बेंड करना है, हेड नीचे जाना चाहिए. Hold that position. 1 2 3 4 5 and come back. इसमें जो आपको स्ट्रेच है वो अपर बैक, ये 2 जगहों पे फील होगा. ऑलराइट, वंस अगेन दोनों हाथ स्ट्रेट है. मैंने सर नीचे जाने के लिए जगह रखी है एंड आई एम गोइंग स्लोली डाउन एंड आई एम होल्डिंग 1 2 3 4 5. अब इसमें अगर आपको रोटेशंस ऐड करने हैं तो आप उसी हाथ को हटा के नीचे की तरफ डाल सकते हो और वापस ऊपर लेके जा सकते हो. ये अगेन अपर बैक के रोटेशंस के लिए, नीचे डाल के ऊपर. नाउ आई अंडरस्टैंड दिस इज अ लॉट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ लॉट फॉर एवरीवन टू रिमेंबर. और इसीलिए हम YouTube पे वीडियो डालने वाले हैं जो आप देख के रेगुलरली कर सकते हो. अभी मैंने आपको ऑलमोस्ट 7-8 स्ट्रेचेस सिखा दिए हैं. ये जनरलाइज स्ट्रेचेस है उन लोगों के लिए जिनका नॉर्मल डेस्क जॉब है, जो एक ही पोस्चर करते हैं, जिनको ऑन एंड ऑफ बैक पेन कभी कभी होते रहता है. इट्स नॉट वेरी डिस्टर्बिंग बट इट्स देयर. तो आप उसको इग्नोर कर रहे हो. उसकी जगह पे आप ये बेसिक थोड़े बहुत स्ट्रेचेस कर सकते हो जिससे आपको ही फील होगा कि आपके बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, एक स्ट्रेंथ आ रही है. अब इसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं हील हो रही है, ऐसा बैक पेन है जो बहुत टाइम से है, आपने अलग अलग चीजें ट्राई की, तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हो. और इसके बाद हम आपको नंबर दे देंगे प्रिसाइज केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक का, एंड वी कैन कंसल्ट यू ऑनलाइन फॉर द सेम इश्यूज. विद दिस आई एंड टुडेज सेशन एंड आई वुड लाइक टू नो अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई क्विक क्वेश्चंस, कोई बैक पेन रिलेटेड डाउट्स, तो मैं क्लियर करना चाहूंगी. We have like 5-10 minutes. So if anybody has any questions, आप unmute करके भी पूछ सकते हो, आप chat box में भी डाल सकते हो. Anything is fine. If you want to come back to us later and talk to us individually, also fine. I'm Gayatri. Is weight a direct? Gayatri ma'am is saying something, but it's not audible. Not audible. Okay. Is weight a direct this with back pain? Like if there is more weight, the back pain is it directly related? You're able to hear now? Still not audible, ma'am. Okay, fine. I'll put it in the chats.
Saili, she is asking, is weight and back pain directly correlated? अगर back मतलब weight बढ़ जाता है तो back pain भी बढ़ता है क्या? Is what she is asking. Correct, yeah. Sorry, but my speaker was off. Can you repeat? Yeah, Nidhi, you repeat. Yeah, Sorry. Yeah, hello. I can do it. I'm Gayatri. See, I just wanted to know, like, is weight directly related to back pain, like, irrespective of your posture and every other thing? If the weight is more, is that a possibility that, and also is it the upper body weight or the lower body weight? Is that it is directly related to the back pain? That's what I wanted to know. Yes. So, या सो व्हाट हैपेंस इज, एक तो मैंने वो पोस्चर वाला बोला कि एब्डोमेन बड़ा होता है, उसके अलावा ना जो वेट इंक्रीज होना यानी बॉडी में फैट इंक्रीज होना यानी सबक्यूटेनियस फैट इंक्रीज होना, सबक्यूटेनियस यानी बिलो द स्किन योर फैट इंक्रीजेस करेक्ट. सो दैट फैट बेसिकली इंक्रीजेस समथिंग, दीज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स यानी जो पेन कॉजिंग मीडिएटर्स या केमिकल्स बोलो आप उसको, तो उसकी वजह से बहुत मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. वेट इंक्रीज होने की वजह से नी पेन हो सकता है. वेट इंक्रीज होने की वजह से सारे उन जॉइंट्स पे बेसिकली प्रेशर बढ़ता है जो आपके बॉडी को सपोर्ट करते हैं. लाइक योर एंटायर बैक इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड यू इरेक्ट इन एन एंटी ग्रेविटी पोजिशन. इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फॉलिंग टुवर्ड्स ग्रेविटी करेक्ट. सो इफ योर बॉडी वेट इज इंक्रीजिंग, नेचुरली योर मसल्स हैव टू एक्ट मोर. Naturally, your muscles have to act more. Naturally, there is more pressure on your bones. So, weight increasing could be a direct cause of a lot of issues, basically. Lot of musculoskeletal problems. It is not just the back. It could be knee, it could be ankle, it could be hip, it could be anything, any joint, any muscle which is taking the pressure of that weight. Got it? I got it. Even is there, doctor? One more question. Is there any, even some medicines which are prescribed by doctor in old age, like steroids and few kind of medicines? Will that aggravate? Because recently one of my sister-in-law had problem because of some medicine which she was prescribed for cholesterol. So she had a knee pain and leg pain. So immediately she had to go for either to stop or something like that. So I just wanted to know, like how those medicines are affecting the and aggravating this pain. Thank you. Okay, steroids basically cause sodium and water retention. Steroids decrease the bone density. So yes, steroids could be a cause of pain in the long course, like बहुत ज्यादा टाइम के बाद हो सकता है. बट आई डोंट थिंक लिपिड लोअरिंग यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले मेडिकेशंस की वजह से पेन हो सकता है. इज आई डोंट थिंक दैट इज वन रीजन. इट कुड बी सम अदर इश्यूज दैट शी इज फेसिंग दैट शी हैज पेन, और basically cholesterol causing other issues, but not the medications per se that could cause back pain. Steroids, yes, not so much because of cholesterol lowering agents or cholesterol lowering drugs. Thank you. Is that okay? Thank you, ma'am. Thanks, doctor. Okay. Nidhi, read the question from chat box क्योंकि या फिर रुक मैं पढ़ती हूँ. I'll read it. No, it's I'm just doing that. I think 2 people have raised there, so I was checking. Okay, Anu Ramesh is saying, just wanted to say that I was a chronic slip disc patient. I helped myself by losing weight, even though I was within correct BMI and doing all the regular back exercises. So maybe reducing body weight help for her. Yes. And especially if your body type is to gain weight on tummy, like mine was, then reducing the weight is a good option. Yeah, there are 2 people who have raised their hands. One is Swati, and I'm not able to recognize. Okay, anybody else who wants to ask any questions? Anybody who wants to share their experiences? किसी को कुछ भी शेयर करना है, कुछ बताना है उनके दर्द के बारे में, कोई डाउट्स है? Okay, I think 3 people have raised their hands, but they are not asking. So if there is anything, just put it in the chat box. श्रुति मैम, अगर आप आपको अनम्यूट करके बोल सके. You have raised your hand. अच्छा, she left. ठीक है. She left. Yeah. Okay, then Thank thank you so much everyone for joining.
It was great interacting with everybody. Thank you so much, Dr. Sai, for doing this. I think you were the best person we could have on board for this particular session. We will be having such different sessions on regular basis, and for that, to make it convenient for everybody, we had made a WhatsApp का एक group. So here's the link. I have put it in the chat box. You all can join to know more about the further sessions. And अगर उनको चाहिए कि कोई specific topic पे हम बात करें या session ले, so please do come and let us know in the group or as well as in the chat. It will be great for us to know what our audience wants. And thank you so much again for joining. We had a lovely time with you all. I hope you had the same experience. Yeah. Also, we'll be sharing the YouTube link. Yeah. We'll be sharing the YouTube link for everybody who has missed and even who just want to repeat and just go back and see the exercises. Okay. Have a great day. Okay. Thank you, everyone. Bye. Bye bye.